हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपसे थ्योरी डिस्कस करना चाह रही हूँ वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसको हम पढ़ते हैं। इसका नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। यह यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर ने दी है। हिंदी में हम इसे जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत भी कहते हैं। बायो इकोलॉजिकल थ्योरी कहे जाने से पहले इसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी कहा जाता था, क्योंकि यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने अपने थ्योरी में बार बार रिवीजन्स किए हैं, उसको इम्प्रूव किया है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है हम उसको बायो इकोलॉजिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या है, क्या महत्वपूर्ण कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले हम यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर के बारे में जानेंगे। तो यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर का जो लाइफ स्पैन है वो 1917 से 2005 तक का रहा है। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए एनवायरनमेंट के 5 लेवल्स के ऊपर बात की है। इन्होंने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर्स की बात की है बेसिकली। और यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर हैं वो एक पर्सन को केवल एक डेवलपमेंट का आउटकम नहीं मानते, वो यह कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट को शेप भी करते हैं, तो वो शेपर भी। इस थ्योरी की डिटेल में जाने से पहले हमें 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहला जो है इसमें कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव की बात हम करते हैं। जो यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर हैं वो कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव में बिलीव करने वाले थे। Contextual perspective generally see human being or human development human as inseparable from the social context। वो कहते हैं कि human being जो social context है उससे separate नहीं हो सकते। कोई biological और inner development ऐसा नहीं है कि केवल वही development चल रहा है। social context जो है वो एक development का बहुत ही बड़ा influencer है। So Bronfenbrenner's approach to understanding processes and context of human development that identifies 5 levels of environmental influences is called bioecological theory। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रॉनफ्रेंड-बेनर ने किस तरीके से एनवायरनमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से रिलेट किया है, कैसे उसका इन्फ्लुएंस समझने की कोशिश की है। ब्रॉनफ्रेंड-बेनर ने एनवायरनमेंट को 5 तरह के एनवायरनमेंट लेवल्स में डिवाइड किया है। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल, फ्रॉम द मोस्ट इंटीमिडेट जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम टू द ब्रॉडेस्ट जिसको हम बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। सो देयर आर 5 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो द फर्स्ट लेवल इज micro system, the second one is meso system, third is exo system, the next one is macro system and the last one is called chrono system। जो माइक्रो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो सिस्टम जो है वो हमारे जो एवरीडे एनवायरनमेंट है उसको दिखलाता है, उसके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो हमारा जो होम है, स्कूल है, वर्क है, नेबरहुड है, या हमारी जो फेस टू फेस रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ, चिल्ड्रन के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फिर फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो हमारे क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या कलीग्स हैं, वो सब इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सो बेसिकली जो एक न्यूबॉर्न बेबी है वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स की लाइफ्स को अफेक्ट करता है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो हम माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत समझते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने बीच में जो सिस्टम सबसे पहले बात की है वो डेवलपिंग चाइल्ड की है। तो यहाँ पर हम जब माइक्रो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो माइक्रो सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ, उसकी हेल्थ, उसकी एबिलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, कि ये फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। तो जो आपका माइक्रो सिस्टम होगा, जिस तरीके से घर का वातावरण होगा, उसी का इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बच्चे की पर्सनालिटी पर और उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर हैं, डेवलपमेंट के इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं। जो सेकंड नंबर का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम इज़ बेसिकली is the interlocking of various microsystems।
यह इंक्लूड कर सकता है कि भाई आपके होम और स्कूल के बीच में जो एक लिंकेज है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर या चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर कैसे पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम से कि पेरेंट्स और टीचर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, इनके इंटरेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर फैमिली और जो पीयर ग्रुप होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, उनकी जो इंटरलिंकेजेस होता है उसका क्या डेवलपमेंट बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे कि आपका नेबरहुड में प्ले ग्रुप है वो किस तरह का है, वो किस तरह की उनकी फैमिलीज़ हैं, वो जो बिलीफ सिस्टम्स आपस में मिल रहे हैं वो कैसे हैं। सो बेसिकली अगर कहें तो आपकी लोकल कम्युनिटी जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट एक ह्यूमन बीइंग या एक चाइल्ड के ऊपर यहाँ पर डालती है और इससे उसका विकास किस तरीके से प्रभावित होता है, इसी की बात यूरी ब्रॉनफ्रेंड यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट एक्सोसिस्टम की बात करते हैं। एक्सोसिस्टम इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम एंड एन आउटसाइड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली ये एक तरह का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम एक्सोसिस्टम की बात करते हैं तो एक्सोसिस्टम में क्या आता है ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक्सोसिस्टम में पेरेंट्स के फ्रेंड्स, उनका वर्क प्लेस, एजुकेशनल सिस्टम, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़, ट्रांजिट सिस्टम, शॉपिंग सेंटर्स, मास मीडिया, रिलीजियस हायरार्की, ये सब मिलकर एक्सोसिस्टम को बनाते हैं। और जब यह एक्सोसिस्टम माइक्रो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है तो इसका इम्पैक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो समझिए कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि मदर और फादर को किस तरह की मैटरनल या पैटर्नल लीव प्रोवाइड कराई जाए, किस तरह का अकोमोडेशन उनको दिया जाए जो न्यू पेरेंट्स बने हैं। तो अगर एक पेरेंट के बाद एक स्टे करने का ऑप्शन नहीं है, एक अवेलेबल नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट, वो वहाँ की पॉलिसी नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट उनको इस तरह का कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो उनके बच्चों के ऊपर इनडायरेक्टली वहाँ पर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट 4th नंबर पे मैंने मेंशन किया है, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ओवरआर्चिंग कल्चरल पैटर्न्स, जैसे कि जो हमारी डोमिनेंट बिलीव्स होते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, ये किस तरीके से एक इंडिविजुअल की लिविंग कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ से साथ बच्चे की भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली कि एक पर्सन किस तरह की कंट्री में रह रहा है, क्या वो कैपिटलिस्ट कंट्री में रहता है या एक सोशलिस्ट सोसाइटी में वहाँ पे निवास करता है, इन सब का ये जो बेसिकली मैक्रो सिस्टम है इसका इन्फ्लुएंस भी बच्चों के माइक्रो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। सो ये बेसिकली मैक्रो सिस्टम होता है। जो लास्ट सिस्टम है जो यहाँ पे मेंशन है विच वी कॉल क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम बेसिकली एड्स द डायमेंशन ऑफ टाइम। बेसिकली टाइम किस तरीके से कि क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम में, किस तरह की कॉन्स्टेंसी बनी रह रही है किसी के पर्सन के एनवायरनमेंट में। सो किस तरीके से टाइम वर्क करता है, जैसे कि फैमिली की जो कॉम्पोजिशन है वो एक टाइम के बाद किस तरीके से चेंज होती है, जो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो क्या चेंज होता है या फिर वो उसी जगह वहाँ निवास करते हैं, पेरेंट्स के एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं क्या, या फिर कुछ लार्जर इवेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से किसी पर्सन के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वॉर्स की कंडीशन या कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की कंडीशन या कुछ इकोनॉमिक साइकिल्स में कुछ उतार या चढ़ाव आना। तो यह सब मैक्रो सिस्टम के बाद आने वाले सिस्टम जिसको हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं, दिस इज़ द लास्ट सिस्टम, उसके अंतर्गत इसको स्टडी किया जाता है। यह लास्ट लेवल यूरी ब्रॉनफ्रेंड अपनी स्टडी में बताते हैं। सो यूरी ब्रॉनफ्रेंड का ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, हमें ये इंडिविजुअल को उसकी फैमिली के भी बियॉन्ड जाके जो वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं, जो मल्टी लेयर एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस डालते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक चाइल्ड की लाइफ में, उसके बारे में बताते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर।
इस थ्योरी को चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से समझने में यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यह लोगों की डाइवर्सिटी के बारे में भी इंडिकेट करती है कि किस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, किस तरह की डाइवर्सिटी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में देखने को मिल सकती है, बल्कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की लाइफ किस तरीके से डिफ़र कर सकती है, क्या रीजंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं जो वहाँ पर इंटरलॉक करती हैं और उस पर्सन के डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर पैटर्न में आगे लेके जाती हैं। यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर की थ्योरी हमें ये समझाने में मदद करती है। यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर की थ्योरी की जो एप्लीकेशन है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये डिफरेंट मल्टी लेयर एनवायरमेंटल सिस्टम्स के इंटरेक्शन की और इन्फ्लुएंस की बात करती है। एक तरीके से ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। ये केवल लिमिटेड चाइल्ड डेवलपमेंट पे नहीं है, जबकि फोकस करती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट या माइक्रो सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर हम क्लासरूम एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले यह जो थ्योरी है, इसकी जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूँगी वो ये है, एक अच्छी बात यह है कि ये कम्युनिकेशन का एक तरीके से मौका प्रोवाइड कराती है। अगर हम पेरेंट्स टीचर के इंटरेक्शन की बात करें तो पेरेंट टीचर का जो इंटरेक्शन है उन्हें बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में दोनों को पता चलता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड पेरेंट्स, so that they can know about what the child is going through on, what kind of resources and facility the person is having in the home. सो बेसिकली कम्युनिकेशन के साथ साथ ये टीचर को एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा है, पेरेंट्स को भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि किस तरह की सिचुएशन स्कूल में है, किस तरीके की सिचुएशन घर में है। तो दोनों को ही ये जानकारी मिलती है। जब वो सिचुएशन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि बच्चा किस तरह की सिचुएशन में रह रहा है, मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहता है, तो यह एक मौका देता है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने का। और यह होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ भी एक इंडिकेट करता है कि एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट देने के लिए किस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर और आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, मैंने मेंशन भी किया है कि अगर हम एक पर्सन जो कि सोशली आइसोलेटेड है, वो सोशली आइसोलेटेड है क्योंकि उसका जो बच्चा है वो स्पेशल नीड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसी की वजह से वो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो उन प्रॉब्लम्स को एक पेरेंटिंग ग्रुप के साथ मिलकर डिस्कस करता है और तो वो अपने डिस्ट्रेस को वहाँ पे रिलीव कर पाता है, साथ ही साथ नई जानकारी भी उसको उपलब्ध हो सकती है कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज उस पर्सन को लेनी चाहिए, किस तरह की इंटरवेंशन उसको लेनी चाहिए अपने बच्चे की केयर में, और कहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकता है, तो यहाँ पर उसको हेल्प मिलती है। तो यह जानकारी भी हमें यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर की थ्योरी प्रोवाइड कराती है। हम उसकी एप्लीकेशन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर की थ्योरी है, एनवायरमेंटल सिस्टम थ्योरी है, जिसको हम बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं, यह हमें यही बताती है कि हम बच्चों को किस तरह का राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो फुल ऑप्टिमिज्म को अचीव करें, साथ ही साथ फुली कॉम्पिटेंट बने और आगे जाके जो उनकी लाइफ है वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, वो प्रॉपर उनका जो डेवलपमेंट है होलिस्टिक डेवलपमेंट को वो अचीव करें। लेकिन साथ ही साथ ये हमें ये भी इंडिकेट करती है कि हमें किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी हमें प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाती है। वायलेंस से भरा हुआ एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वो प्रोवाइड ना कराएं जिससे कि उनका डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए। तो आज इसी सब जानकारी के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और थैंक यू सो मच। मैं आपसे और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो भी वीडियोस आप देखते हैं उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आती हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।